अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम आपको उसके एनाटमी एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे। ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 23 है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका 80% काम लेक्चर के दौरान ही हो जाएगा और फिर जब नोट्स को आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमने आपके नोट्स का कुछ नहीं करना, ये आपके अपने फ़ायदे के लिए है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किसी भी जानदार के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। इवन के साइंस के अंदर जब ये देखना होता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये देखा जाता है कि क्या वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखती है। अगर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखती है बहुत सारी दूसरी कंडीशंस के साथ, तो वो लिविंग कंसीडर की जाती है, अदरवाइज़ वो नॉन लिविंग कंसीडर की जाती है। तो किसी भी जानदार की बका के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो उसकी स्पीशी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी और उस जैसा कोई दूसरा जानदार दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करते हैं और उनके साथ मुख्तलिफ हार्मोन्स वगैरह काम करते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह दिया जाता है। और वो रिप्रोडक्शन का जो अमल है उसको सरअंजाम देते हैं और आप फिर देखते हैं कि उनकी जो नस्ल है वो आगे बढ़ती है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो एक फ़ीमेल है वो मैक्सिमम अपनी पूरी लाइफ टाइम में 35 बच्चे पैदा कर सकती है। ये बात जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरान कर गई थी। और आज वेस्ट के अंदर, वेस्ट कहा जाता है यूरोप को, कनाडा को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, इस कंबाइन को वेस्ट का कहा जाता है। यानी ये पॉलिटिकल टर्म है। जब वेस्ट को पॉलिटिकल टर्म में बोला जाए तो वो फिर यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। तो वेस्ट के अंदर जो फीमेल्स हैं आज वो नॉर्मल डिलीवरी देती हैं बच्चों की और वो सेहतमंद रहती हैं। और वेस्ट के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 8-8, 10-10 बच्चे हैं और वो फ़ीमेल जो हैं वो बाकी ख़वातीन की निस्बत खुद को ज़्यादा फ़िट और एक्टिव महसूस करती हैं। और यहाँ पर पता नहीं क्यों सिजेरियन किया जाता है और ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया जाता है। आई डोंट नो वाई, कि यहाँ के लोगों को अकल क्यों नहीं आ रही, जबकि जो अल्लाह ताला ने कुदरती प्रोसेस रखा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जब तक कि फ़ीमेल का हेल्थ इशू नहीं है और उसको कुछ हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, फिर तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हर मुमकिन हद तक पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो, उससे माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहते हैं। तो जो मेल के अंदर होता है, अगर हम इंसानों की बात करें तो जो सेक्सुअल मटेरियल होता है उसको स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल के अंदर सेक्सुअल मटेरियल होता है उसको एग सेल कहते हैं। और ये चीज़ सर्वाइवल के लिए, स्पीशी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये जो ब्लैडर है उसके पीछे की तरफ से, ये पीछे की तरफ मैं फिर कह रहा हूँ पीछे की तरफ जा रही है और फिर यहाँ पर यूरिथ्रा के साथ अटैच होती है। तो इसे स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म डक्ट वो पाइप होता है जिसमें स्पर्म ट्रैवल करते हुए पीनस की तरफ आते हैं। ये आपके पास पीनस है और ये नीचे आपके पास टेस्टीज हैं। टेस्टीज के अंदर सेक्सुअल मटेरियल बनता है जिसको स्पर्म्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये वजाइना है, वजाइना से ऊपर ये यूट्रस है, यूट्रस से ऊपर ये जो पाइप जा रहे हैं इन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं और उसकी नुक्कर पर ओवरी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन ओवरी के अंदर एक्सेल बनते हैं और जब मेल एंड फीमेल आपस में ताल्लुक़ कायम किए हुए होते हैं तो एक्स सेल ट्रैवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर यूट्रस के पास आ जाते हैं ताकि मिलाप हो सके स्पर्म्स का और एक्सेल का। तो यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेस्टीज़ हैं, टेस्टीज़ के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। उसके साथ ही एपिडेडिमस है, उसके साथ ही ये ऊपर की तरफ
ट्यूब जा रही है, वो फिर ब्लैडर के पास से घुमा खाती हुई आती है और उसके बाद फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड पर आती है और प्रोस्टेट ग्लैंड पर वो आके यूरिथ्रा से मिल जाती है। यूरिथ्रा से जब वो मिल जाती है तो वहाँ से जो स्पर्म है वो ट्रैवल करते हुए पीनस की तरफ चले जाते हैं और ताकि फिर उनको रिलीज़ किया जा सके। आप यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी एनाटमी को भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ पार्ट्स के कौन कौन से मुख्तलिफ नाम हैं। तो अगर इनमें से किसी के मुतालिक भी पूछा जाए तो आप MCQs में आसानी से बता सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। तो आप इनको भी नोट कर लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी पार्ट्स पाए जाते हैं, तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो ये जो आप जो कॉलन देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिससे फीसिस बाहर निकलता है और ये आपके पास ब्लैडर है और ब्लैडर के पास से ये जो आ रही है ट्यूब, ये स्पर्म्स को कैरी करती है। टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फिर वो रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होकर आपके पास या यूरिथ्रा में आ जाते हैं और पीनस के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद से आगे वो फिर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पर नीचे स्पर्म देख सकते हैं, आप उसकी शेप देख सकते हैं। तो मल्टीपल जो नंबर ऑफ़ स्पर्म्स जो हैं इन अ ह्यूज अमाउंट, 1 2 3 4 नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कट्टे छोड़े जाते हैं तो उनमें से जो सबसे पहला होता है जो जाकर एग सेल के साथ टकरा जाता है और उसके साथ हिट करके उसके अंदर दाखिल हो जाता है, तो वो कामयाब हो जाता है कि उसके बाद फिर अगला प्रोसेस एम्ब्रियो बनने का स्टार्ट हो सके। बाकी ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन में पीनस है, आपके पास सेक्रोटम है, टेस्टीज़ हैं, एपिडेमिस है, डक्टस डिफरेंस हैं, आपके पास स्कॉर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपके पास सेमिनल वेसल्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके काम क्या हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। तो मैं बस इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो होता है ना, इंसान हमें ज़रा ऑकवर्ड फील करने लग जाता है। खैर, हालांकि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये सबसे नीचे वाला पार्ट वजाइना है, उससे ऊपर ये सर्विक्स होती है, सर्विक्स से ऊपर सर्विकल कैनाल होती है, उससे ऊपर ये यूट्रस आ जाता है। उसके बाद फिर आपके पास फैलोपियन ट्यूब्स आ जाती हैं और उससे एंड पर ये ओवरी आपके पास होती है। इस ओवरी के अंदर एग सेल्स बनते हैं और ड्यूरिंग इंटरकोर्स यहाँ से एग सेल खारिज होकर यहाँ पर करीब तरीन आ जाते हैं ताकि स्पर्म्स उनके साथ ताल्लुकात कायम कर सकें और फिर वो एम्ब्रियो की तरफ आगे बढ़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। यहाँ पर आपको फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है, उसकी पोजीशन दिखाई गई है कि वो इंसानी जिस्म में कहाँ पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वो इंसानी जिस्म में कहाँ पाया जाता है और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर तरतीब के साथ उसको देख सकते हैं और इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं आप उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई MCQs आए तो आप उसको लिख सकें। तो यहाँ पर आपको फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। तो ये जो सबसे आगे ये ब्लैडर है, ये वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए होता है। ये जो दरमियान है यहाँ पर आपके पास ये वजाइना होती है और ये फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उससे आगे एनस है, ये फीसिस वगैरह को निकालता है। ये आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर फिर से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है कि वजाइना से पहले एक लेयर होती है जो कि स्किन की बनी होती है, जो ह्यूमन स्किन होती है उसने उसको ढांप रखा होता है, उसे हेमन कहते हैं। उसको ओपनिंग के बाद फिर वजाइना आती है, वजाइना के बाद फिर सर्विक्स आती है और अगर जो मामलात हैं वो सर्विक्स को क्रॉस करके आगे पहुंच जाएं और उसके बाद फिर सेक्सुअल मटेरियल रिलीज़ हो तो फिर एम्ब्रियो के जो बनने के चांसेस हैं वो मल्टीपल टाइम इन्हेंस हो जाते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसको देख सकते हैं।
यहाँ पर भी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया गया है कि वो जो स्किन की लेयर होती है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको लैबिया मेजोरा कहते हैं, उसके इंटरनल पार्ट को माइनोरा कहते हैं। उसके बाद फिर आपके पास वजाइना आ जाती है और आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके अंदर ओवरीज होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनका आपस में क्या क्या काम होता है आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक जब स्पर्म जाके एग सेल से टकराता है उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है और फिर जो एम्ब्रियो आगे बेबी में कन्वर्ट होता है तो वो यहाँ आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कुरान के अंदर आता है कि वो है ना, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिक लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। तो अलग कहते हैं मोल्लक हुई हुई चीज़ को, सस्पेंडेड चीज़ को, जैसे कि पंखा जो है, जो फ़ैन है वो छत के साथ मोल्लिक है। इसी तरीके से, और इसके अलावा उसके मानी जोंक के भी। आप ये देख सकते हैं कि जब इंसानी बच्चा शुरू में जोंक की सूरत का होता है, तो आप देख सकते हैं मिरेकल ऑफ कुरान है, इसके ऊपर एक डॉक्टर थे, वो बाकायदा उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और बाद में उन्होंने किताब भी लिखी थी। एक मिनट मैं अपने नोट्स में देखूं, अभी मुझे वो मिल जाएगा कि वो जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, हाँ यहाँ मुझे मिल गई। उनकी किताब का नाम है द कुरान, नहीं द बाइबल कोमा द कुरान एंड साइंस, और ये लिखी है मिराइस ब्यूकेली ने। पब्लिश हुई थी 1976 में। इस किताब का फेमस नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और इसका एक और नाम है द बाइबल कोमा द कुरान एंड साइंस। फिर उन्होंने 1982 के अंदर ये म्यूराइस ब्यूकेली ने एक और किताब लिखी थी, ओरिजिन ऑफ मैन। और जब 1976 के अंदर उन्होंने बुक लिखी थी द कुरान एंड द मॉडर्न साइंस, तो उस वक्त वो मुसलमान हो चुके थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल साइंस में, जो मेडिकल की साइंस की फील्ड में एनाटमी पढ़ाई जाती है आज भी हार्वर्ड में और कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, तो इनकी रिकमेंडेड बुक वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती है और लोग उससे स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने काबिल बंदे हैं कि ये एनाटमी के अंदर एक अथॉरिटी हैं और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी एक अथॉरिटी हैं। तो कहते हैं कि वो चीज़ें जो मॉडर्न साइंस को ये माइक्रोस्कोप्स और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अल्ट्रासाउंड मशीन्स के बाद अब पता चली हैं, तो वो कुरान को 1400 साल पहले पता थी, और वो भी एक उस शख्स के द्वारा, यानी कि वो शख्स मीडियम था, यानी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको लोग उम्मी कहते थे। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो इतनी एक्यूरेसी से बता सकता है कि जो बच्चे की पैदाइश है वो कैसे होती है। तो इसके ऊपर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, और बहुत सारे और लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया था, और उसके बाद वहाँ पर फ्रांस में और जर्मनी में बहुत ज़्यादा इस्लाम फैला था, और जिसके ऊपर फिर अब वहाँ पर काउंटर नैरेटिव इस्लामोफोबिया की फॉर्म में दिया जाता है। तो चलिए आपको पता चल गया। अभी आप देख सकते हैं कि स्पर्म किस तरह एक्सेल में दाखिल होता है और उसके बाद किस तरह एम्ब्रियो बनता है और किस तरह बेबी बनता है। आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें, अभी स्पर्म आएगा, वो एक्सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा और फिर बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं कि पहले वो इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन होता है, और उसके बाद उसकी गैर वाज़ेह शक्ल होती है, फिर वो जोंक की शक्ल में आता है, और उसके बाद फिर वो डेवलप करता 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 बेबी बन जाता है, और उसके बाद फिर वो एक कंप्लीट बेबी बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितने अच्छे तरीके से इंसान को पैदा किया। लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तो आप देख सकते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है वो फीटस में कन्वर्ट होता है, और जो फीटस उसके बाद कैसे बेबी में कन्वर्ट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 मंथ में कैसी डेवलपमेंट होती है, और 9वें मंथ में वो अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर लेता है ताकि वो फीमेल की बॉडी से, अपनी मदर की बॉडी से बाहर आ सके। तो आप देख सकते हैं कि पहले वो मौलिक होता है, मौलिक के बाद वो जोंक की सूरत में बनता है, उसके बाद फिर वो बेबी की सूरत में आना शुरू होता है। 6 महीने में वो बेबी बन चुका होता है, उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर वो खुद को समेटता है और अपना सर उल्टा कर लेता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसेस आपको दोबारा दिखाया गया है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और हमारे ये लेक्चर आपकी मदद करते होंगे। और हमारा मकसद आपको कम से कम मिस्टर शर्लॉक होम्स जितना ज़हीन करना है, ताकि बाद में अबू सीना जितने ज़हीन हो सकें और उसके बाद फिर आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जितने ज़हीन हो सकें। तो आप मेहनत करते रहें, अल्लाह आपकी भी मदद करे, मेरी भी मदद करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते होंगे। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोज़ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।